Hi everyone. So in this video we will be discussing about all the past year questions जो भी CBSE में पूछे गए हैं 2019 से लेके 2024 तक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से. So स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था 2020 में पूछा गया था, दैट इज अ न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड X विद फॉर्मूला C2H6O. तो एक कंपाउंड है X जिसका फॉर्मूला बोला गया है C2H6O. ऑन रिएक्टिंग विद एसिडिफाइड K2Cr2O7 गिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड Y. तो ये कंपाउंड X है, इसको जब हमने ट्रीट किया K2Cr2O7 की प्रेजेंस में तो हमें मिला कंपाउंड Y. ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है विच इज एसिडिक इन नेचर. सो ये जो कंपाउंड Y है ये एसिडिक है. सो इससे हमें एक बात पता चल गई कि एसिडिक है, सो इसमें पक्का कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा, यानी कि पीछे COOH ग्रुप इसमें होगा Y के अंदर. सो आगे है X रिएक्ट्स विद Y ऑन वार्मिंग इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. सो जो X कंपाउंड है वो Y के साथ रिएक्ट होके इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड हमें देता है Z कंपाउंड. और जो Z कंपाउंड है इट इज अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड. स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है. सो स्वीट स्मेलिंग से हमें कंफर्म हो गया दैट Z इज एन एस्टर. तो ये एक एस्टर है, Z एक एस्टर है. ठीक है, सो अब आगे बोला गया है आइडेंटिफाई. फर्स्ट पार्ट है आइडेंटिफाई X, Y एंड Z. तो सबसे पहले हमें X, Y एंड Z को आइडेंटिफाई करना है. तो देखो इसका फॉर्मूला था C2H6O और हमें पता है K2Cr2O7 जो होता है इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में कि K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो क्या करता है, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है. तो हमें कंफर्म हो गया कि X जो है वो एक अल्कोहलिक कंपाउंड है. तो अल्कोहलिक से हम इसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं. देखो इसके पीछे OH आएगा, कंफर्म है क्योंकि अल्कोहल है. तो अब इसका फॉर्मूला बन जाएगा C2H5OH. सो ये हमारा X कंपाउंड हो गया. सो अब ये K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीडेशन करके Y कंपाउंड बना रहा है जिसमें COOH हमें फंक्शनल ग्रुप मिलेगा. सो C2H5OH अब क्या बना देगा, CH3COOH. ये हमारा कंपाउंड हो गया Y. ठीक है, दो कार्बन थे, यहाँ पे भी दो कार्बन थे. अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है. सो Y हमारे पास हो गया ये. अब नेक्स्ट बोल रहा है कि X प्लस वाई जो है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में Z दे रहे हैं. तो X हमें पता है C2H5OH है, Y भी हमने निकाल लिया CH3COOH. ठीक है, और हमें पता है एस्टर की फॉर्मेशन होएगी एंड अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हमें एस्टर देता है. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हमें रिमूव करना है, OH यहाँ से करेंगे, एक H यहाँ से रिमूव करेंगे, तो जो बाकी बची है उसको लिख देते हैं CH3CO पहले लिख लेंगे. ठीक है, अब इसको ऑक्सीजन से कनेक्ट करके ये वाला पार्ट लिख देंगे. ठीक है, तो ये हमारा एस्टर बन गया. दिस इज आवर Z कंपाउंड. ठीक है, सो ये हमारा Z कंपाउंड हो गया है. नेक्स्ट अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है. राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन कन्वर्जन ऑफ 1 X to Y एंड X to Z. ठीक है, सो ये दोनों रिएक्शंस भी हमारे कंप्लीट हो गए. फर्स्ट रिएक्शन ये वाला एंड सेकेंड रिएक्शन ये वाला. ठीक है, थर्ड पार्ट इज स्टेट द रोल ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 इन द कन्वर्जन ऑफ X to Y. तो इसका हमने पढ़ लिया क्या रोल होता है. K2Cr2O7 का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करता है. मीन्स ये क्या करता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर देता है कंपाउंड में. नेक्स्ट देखते हैं स्टेट द रोल ऑफ H2SO4 इन द रिएक्शन. सो इसमें हमें H2SO4 का बताना है. सो H2SO4 का यहाँ पे क्या रोल हो जाएगा, देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, एस्टर के साथ साथ यहाँ पर H2O की भी फॉर्मेशन हो रही है. राइट, OH यहाँ से और H यहाँ से ये रिमूव होके H2O बाहर निकल गया और ये दोनों कंपाउंड मिक्स होके एस्टर बन गया. सो जिस भी रिएक्शन में H2O निकलता है सो ये इसको हम बोलते हैं H2O निकलता है. तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है H2SO4, इसका रोल क्या हो जाता है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है. किसकी तरह एक्ट करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट. डिहाइड्रेशन का मतलब होता है, हाइड्रेशन मीन्स वाटर, डी मीन्स रिमूवल. सो जो भी कंपाउंड वाटर को रिमूव करता है किसी भी रिएक्शन में उसको हम डिहाइड्रेटिंग एजेंट बोलते हैं. सो H2SO4 यहाँ पर क्या एक्ट करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये करेगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट.
ठीक है। सो फोर्थ पार्ट इज नेम द रिएक्शन विच अकर्स व्हेन Z रिएक्ट्स विद एन एल्कली। अब हमें एक और रिएक्शन दिया गया है कि जो Z कंपाउंड है वो एल्कली के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्कली यानी कि बेस के साथ। सो Z हमें पता है एस्टर है, और एस्टर का बेस के साथ क्या रिएक्शन होता है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ठीक है। सो अब क्या हो जाएगा, एस्टर हमारे पास था ये, ठीक है, तो इसको रिएक्ट करवा लेते हैं। CH3COO C2H5 रिएक्ट करवाएंगे बेस के साथ NaOH के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, देखो अब ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा C2H5OH में एंड CH3COO Na में। ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया था पार्ट 4 में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था थ्योरी पार्ट में। सो ये रिएक्शन क्या होता है, टोटली ऑपोजिट होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के। उसमें क्या होता है, अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड हमें क्या देता है, एस्टर, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा कि एस्टर को जब हम बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो वो हमें ये वाला पार्ट देगा। ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2024 में पूछा गया था। तो पहले इसको सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज होमोलोगस सीरीज। सो होमोलोगस सीरीज आपको पता होगा, होमोलोगस सीरीज जो होती है द सीरीज विच डिफर बाय द सेम रिपीटिंग यूनिट दैट इज CH2 यूनिट एंड दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड द सेम जनरल फॉर्मूला एंड ऑल्सो द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं एंड आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। लाइक पहले मीथेन होता है, उसके बाद इथेन होता है, देन प्रोपेन होता है, और ये सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो CH2 यूनिट से डिफर करते हैं। सबका सेम जनरल फॉर्मूला है, सेम फंक्शनल ग्रुप है एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, व्हाई इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ C4H8 हायर देन C3H6 एंड C2H4। तो ये हमें बताना है। तो देखो C2H4 हमारे पास है, C3H6 है एंड C4H8 है। एंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि C4H8 का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इन दोनों से हायर किस लिए होता है। तो रीजन उसका ये होता है कि जो ये सारे जो कंपाउंड्स है ये होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं। वाई, बिकॉज सारे जो एलिमेंट्स हैं वो CH2 यूनिट से डिफर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी CH2 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी CH2 का डिफरेंस है। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज आपको पता होंगी कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो CH2 यूनिट इंक्रीज होती जाती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंक्रीज होता जाता है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है। सो इसलिए इन दोनों से ज़्यादा इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, बिकॉज इसका मॉलिक्यूलर मास इनसे ज़्यादा है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज, व्हाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ होमोलोगस सीरीज, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है हर एक मेंबर में होमोलोगस सीरीज के, इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। तो इसका हमें फर्स्ट एल्डिहाइडिक कंपाउंड बनाना है, एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप का। सेकंड हमें कीटोन फंक्शन ग्रुप का कंपाउंड बनाना है। तो देखो अब कैसे बनाएंगे। एल्डिहाइड में हमें पता है, सबसे पहले देखो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन चेन बना लेते हैं। अब एल्डिहाइड में हमें पता है कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, CHO। तो हमने एंड में CHO ग्रुप लगा लिया। अब बाकी के जो हाइड्रोजन बच गए उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हमने कंप्लीट कर लिए। अब इसका फॉर्मूला आप वापस से रीचेक भी कर सकते हैं। C3 है, H6 है हमारे पास एंड ऑक्सीजन 1 है। ठीक है। सेकेंड हमें बताना है कीटोन के लिए। सो कीटोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले फिर से हम 3 कार्बन चेन बनाएंगे। कीटोन के लिए हमें पता है टर्मिनल कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ नहीं लगता है, बीच वाले कार्बन पे लगेगा। सो ये हमने कीटोन फंक्शन ग्रुप लगा लिया है। अब कार्बन की जो भी वैलेंसीज बच गई उनको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास सो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रेडी हो गया है C3H6O के लिए। So this was all about the second question. Let's move to question number 3. So the next question is, it is observed that covalent compounds are bad conductor of electricity, give reason. तो जो covalent compound होते हैं वो bad conductor किस लिए होते हैं, because देखो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना इंपॉर्टेंट होता है, तभी कोई भी कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है।
बट जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं आपको पता होगा कैसे बनते हैं, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नहीं होते हैं, और ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। एंड आयनिक कंपाउंड्स आर ऑलवेज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो सेकेंड पार्ट इज कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ केटायन नो C4- केटायन। तो देखो C4+ केटायन का मतलब होता है C4-anion। अब देखो इसके ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कंपाउंड पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब होता है कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर रखे हैं। सो 4 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट कर रखे हैं। सो कार्बन के पास देखो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 उसने अपने डोनेट कर दिए। तो उसके लिए क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी अगर उसे अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने हैं तो। सो इसलिए जो है वो कार्बन 4+ नहीं बनाता है। और अगर एनायन की बात करें, कार्बन 4- क्यों नहीं बनाता, बिकॉज 4- का मतलब है उसने किसी से इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, जिस पे भी नेगेटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन्स ले रखे हैं किसी से। सो कार्बन का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होगी, एटॉमिक नंबर उसका 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होती है। सो एटॉमिक नंबर 6 होता है, सो इट मीन्स कि उसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं उसके न्यूक्लियस में एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके एटम में। ठीक है, सो अब देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है एंड 6 प्रोटॉन है एंड 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 4- का मतलब होता है उसने 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले लिए। सो अब उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स अब उसके पास हो गए हैं। एंड प्रोटॉन कितने हैं, ओनली 6। ठीक है, तो अब जो ये प्रोटॉन है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है ओनली 6 है एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो 10 हो गया है। सो इसलिए क्योंकि कार्बन का जो एटम होता है बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, ओनली 2 शेल्स होते हैं उसके अंदर। सो उसकी वजह से जो इसका न्यूक्लियस है उसमें इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती कि वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके। मीन्स 6 पॉजिटिव चार्ज है उसके पास और 10 नेगेटिव हो गया। सो इस वजह से कार्बन की जो स्टेबिलिटी है वो नहीं हो पाएगी और कार्बन एक अनस्टेबल एटम बन जाएगा। इस वजह से वो 4- भी नहीं बनाता है एंड 4 पॉजिटिव भी नहीं बनाता है। सो थर्ड पार्ट इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल। सो अब हमें क्या करना है, इथेनॉल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। बहुत ईजी है, ट्राई करते हैं। सबसे पहले इथेनॉल का हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। इथेनॉल का होता है C2H5OH। ठीक है, तो सबसे पहले 2 कार्बन बना लेते हैं, फिर इनकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। कार्बन के पास 4 होते हैं, ठीक है, 4 बना लिए। नेक्स्ट इज 5 हाइड्रोजन। पहले देखो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम बना लेते हैं, C2, फिर इसकी वैलेंसी हो गई, देन यहाँ पे O एंड H। तो ये हमारे पास हो गया C2H5 का स्ट्रक्चर। तो अब हमने 2 कार्बन ऐसे बना लिए हैं, यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन हमें प्लेस करना है। ठीक है, अब इस साइड हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर हाइड्रोजन के वापस से 1 इलेक्ट्रॉन। सो अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। ये हो गया, ऑक्सीजन के पास 6 हैं तो उसको 2 चाहिए, 1 इधर से और 1 इधर से। हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया। कार्बन को चाहिए, कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इस वाले कार्बन को भी 1 ऑक्सीजन से, 1 हाइड्रोजन से, 1 कार्बन से, 1 हाइड्रोजन से। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनॉल बन गया। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफाई हेट्रो एटम इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सो आपको कंपाउंड्स गिवन है। कंपाउंड नंबर 1 इज CH3CH2COO CH3। सेकेंड कंपाउंड इज CH3CH2Cl। तो देखो हेट्रोएटम क्या होता है, जो हाइड्रोकार्बन्स हमारे होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स में जिसमें हाइड्रोजन एंड कार्बन प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा जो भी अदर एटम्स होते हैं उन सबको हम हेट्रोएटम बोलते हैं। तो फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन एंड हाइड्रोजन को छोड़ के हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। सेकेंड में हमारे पास क्लोरीन प्रेजेंट है, सो सेकेंड का हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, so the fourth question is carry out the following conversion stating the conditions for each one of the following. So first part is ethene to ethane. So हमें ethene to ethane का conversion करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ethene का फॉर्मूला लिख लेते हैं, ethene to ethane।
यस। सो इथीन का होता है C डबल बॉन्ड आएगा ना, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है, तो C2H4 से हमें कन्वर्ट करना है C2H6 में। ठीक है, सो ये आपने एक रिएक्शन मैंने पढ़ाया था आपको, एडिशन रिएक्शन, तो वो वाला इसमें आएगा जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। सो कौन सा कैटलिस्ट होता है वो, निकल कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ H2। तो ये हमारे पास कंडीशन हो जाएगी। सेकेंड पार्ट हमारे पास है इथेन टू क्लोरोइथेन, इथेन टू क्लोरोइथेन। ठीक है, सो इथेन का फॉर्मूला C2H6 एंड क्लोरोइथेन का C2H5Cl। ठीक है, सो ये कन्वर्जन हमें करना है। ये हमारा रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इसमें हमने क्या किया था, हमने इसको क्लोरीन गैस की प्रेजेंस में एंड सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया था, तब हमारे पास इससे इसकी फॉर्मेशन हो गई थी। तो सेकेंड पार्ट में ये आ जाएगा। देन थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट में हमारे पास है इथेनोइक एसिड टू इथाइल इथेनोएट। ठीक है, सो इथेनोइक एसिड लिख लेते हैं पहले, एंड इथाइल इथेनोएट जो होता है वो हमारा एस्टर होता है। ठीक है, सो इथेनोइक CH3COOH मीन्स 2 कार्बन होने चाहिए एंड ओइक एसिड फंक्शनल ग्रुप। सो इथाइल इथेनोएट होता है एस्टर, दैट इज C2H5COOCH3। सो ये हमारा इथाइल इथेनोएट है। सो इससे अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो आप सबको पता है दिस इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सो एसिड को हम किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, इथेनॉल की प्रेजेंस में, इथेनोइक एसिड को, एंड यहाँ पर कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सो ये हमारे पास कंडीशन हो गई है एंड ये रिएक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो ये हमारे सारे लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो भी CBSE में पूछे गए थे 2019 टू 2024। नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट आंसर्स एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स को कवर करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।